बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ को ड्राइव करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे काइनेटिक गैस इक्वेशन भी चार्ल्स लॉ को ओबे करती है और चार्ल्स लॉ के बिल्कुल मुताबिक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ना ये चीज़ें आपने अपनी ना बुक पे नोट कर लेनी है। बुक के ऊपर एक साइड पे नोट कीजिएगा चीज़ों को, जो इजाफी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन पढ़ी थी छोटी क्लास में, 1/2 mv²। क्यों भी ये पढ़ी है ना इक्वेशन। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो इक्वेशन है ना, वो किसी एक बॉडी की मूवमेंट के लिए, यानी कोई आपकी बॉडी मूव कर रही है ना, साइकिल मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। कोई एक पत्थर मूव कर रहा है, उसकी तो एक चीज़ की है। तो अगर वो दो चीज़ों की आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो कैसे निकालेंगे? 1/2 mv² मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे ही है ना। और अगर आपने तीन चीज़ों की निकालनी है तो 1/2 mv² और मल्टीप्लाई बाई 3। और अगर आपके पास n चीज़ें हैं, तादाद n है, तो फिर क्या होगा? 1/2 mv² मल्टीप्लाई बाई n। क्लियर होगी बात? तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो ये बन जाएगी 1/2 mv², साथ हम n लिख देते हैं। तो एक और चेंज है कि हमने ये बात की थी कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम v से नहीं बल्कि उसकी वेलोसिटी c से शो करेंगे। तो हमने गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को शो किया था c से, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ v की जगह पे c। तो ये बन जाएगा mnc²। और आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम अकेले की मॉलिक्यूल की नहीं लेते बल्कि हम उसकी एवरेज लेते हैं। तो फिर इसको हम लिखेंगे c²। तो अब ये काइनेटिक, दूसरे अल्फाज में कह लें कि ये काइनेटिक एनर्जी की ही इक्वेशन है, लेकिन हमने क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल के लिए निकाली है तो उसकी एवरेज ली है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1/2 mnc²। इक्वेशन वही है लेकिन उसकी थोड़ी सी शेप चेंज है। तो ये इक्वेशन की समझ आ गई। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? अब जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये 1/2 mnc² इक्वल है kT के। क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की तो क्या लग गया? कांस्टेंट लग गया। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये वाली आ गई। इसको हम अब एक साइड पे लिख लेते हैं, 1/2 mnc² इज इक्वल टू kT। अब जी हम वो वाली इक्वेशन लिखते हैं जो हमने कल ड्राइव की थी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन जो हमने कल ड्राइव की थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये उसकी इक्वेशन है जो कि हमने कल ड्राइव की भी थी। अब जी देखिए, इस इक्वेशन को मैं ये वाली इक्वेशन बनाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? क्या किस चीज़ की कमी है? इस इक्वेशन में 3 है, इस इक्वेशन में 2 है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आ जाए? 2। तो मैं 3 को 2 बनाने के लिए एक काम कर रहा हूँ। मैथ के अंदर ये रूल है कि आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं किसी चीज़ को और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों भाई?
कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इक्वेशन तो वही रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला 2 जो है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर से 3 को इधर ले आता हूँ, क्योंकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 2/3 इंटू 1/2 mn/c²। अब देखें, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो बिल्कुल ये वाली बन गई है, और ये वाली जो चीज़ है वो किसके बराबर है, के टी के। तो इसका इट मीन कि मैं इस जगह पे के टी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, तो ये बन जाएगा पी वी बराबर है 2/3 के टी। अब जी आप मुझे ये बताएं, 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, 2 की वैल्यू तो चेंज नहीं होती। 3 भी क्या है, कांस्टेंट। के ऑलरेडी कांस्टेंट है, और बॉयल लॉ के अंदर टी क्या था, टी भी कांस्टेंट था। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पी वी बराबर है के, पी वी बराबर है के। तो ये इक्वेशन आपने किस गैस लॉ की निकाली थी, बॉयल लॉ की। तो ये बॉयल लॉ की को हमने ड्राइव कर लिया उसी तरीके से। अब जी ऊपर वाली डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगी, आप चाहे तो वही करें। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन निकालता हूँ, देखता हूँ चार्ल्स लॉ के लिए। आपने जो पीछे हमने सारे काम किए हैं, चार्ल्स लॉ के अंदर आपने वो सारे काम करने हैं। इसको नोट कर लेना है कि हम अगर पेपर में ना अकेला चार्ल्स लॉ आता है तो फिर आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है, और अगर बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों पॉइंट आ जाती हैं तो फिर बॉयल लॉ को करके, और जहाँ से मैं अभी शुरू करने लगा हूँ वहाँ से ही चार्ल्स लॉ को शुरू करें। मैंने ये वाली इक्वेशन जो अभी हमने निकाली है वो ये वाली थी, पी वी बराबर है 2/3 के टी। अब जी मुझे पता है कि चार्ल्स लॉ के अंदर एक प्रेशर एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर वेरिएबल थे, बाकी सारे कांस्टेंट थे। मैं पी को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये वी बराबर है 2/3 k/p और साथ टी, यानी ये p इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब मैं इन दो चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। अब ये क्या बन गया, ब्रैकेट की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, k ऑलरेडी कांस्टेंट है, p चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा k', k' इसलिए लिखा ताकि ये चार्ल्स लॉ और बॉयल लॉ के जो कांस्टेंट है उसमें फ़र्क आ सके। चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट और है, बॉयल लॉ का कांस्टेंट और है। तो इस तरह ये चार्ल्स लॉ बन गया। अगर इसको हम कांस्टेंट को ख़त्म करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, जो कि चार्ल्स लॉ ही बनता है। शुक्रिया।